आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी ऑफिशियल आंसर की है यहाँ पर। तो जिनका अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होगा उनके लिए एक तरीके से पैटर्न पता चल जाएगा कि जो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि इसके पहले मेडिकल कॉलेज हैं जितने भी एमपी में, वो पहले मेरिट बेस पर सिलेक्शन करते थे, बट नाउअडेज अब क्या हो रहा है, एमपी ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म फिलअप हो रहे हैं एंड देन वही है जो आपके पेपर भी कंडक्ट करवा रहा है, फिर आपका सिलेक्शन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल आंसर की है। तो जो पेपर हुआ था रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए कंडक्ट करवाया गया था, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की है और जिस कैंडिडेट ने पेपर दिया था उसी ने पेपर मेरे लिए भेजा है। तो यहाँ पर अभी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा का पेपर हो चुका है, बट उसकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आती है आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 100 MCQs आए हुए थे, जिसमें से 80 MCQs आपके नर्सिंग से रिलेट करते थे, बाकी रिमेनिंग जो 20 MCQs हैं वो भी आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेट करते हैं, हेल्थ रिलेटेड। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे आप इंदौर का देख लें, चाहे आप विदिशा मेडिकल कॉलेज जो अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर पेपर हुआ था उसको देख लें, या फिर इस आंसर की को देखेंगे आप, तो एंड में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कोविड-19 को लेके आए हैं। तो जो इन तीनों पेपर में जो भी कोविड-19 को लेके MCQs आए हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके चांसेस हैं कि अपकमिंग जो CHO पेपर होने वाला है एमपी में उसमें वो आ सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रिसेंट में, व्हाट्सएप में फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, आप लोग अपना मैसेज है जो व्हाट्सएप कर दें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके आंसर दे पाऊँ, मोस्टली सभी लोगों का आंसर दे पाती हूँ, बट जो लोग रिमेनिंग रह जाते हैं तो उनका आंसर कभी कभी तुरंत नहीं दे पाती हूँ, बट बाद में आपके आंसर देने की कोशिश पूरी रहती है। तो यहाँ पर चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो पेपर है जो आपको बता दूँ दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश। तो जिनका अपकमिंग टाइम में चाहे दतिया, खंडवा या फिर अदर मेडिकल कॉलेज के लिए पेपर हो तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपर कैलेमिया। कौन सी मेडिसिन है जो हाइपर कैलेमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ऑप्शन में आया था AC इनहिबिटर्स, लूप डायरेटिक्स, इंसुलिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हाइपर कैलेमिया का मतलब होता है कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो पोटेशियम का लेवल यदि ज़्यादा हो गया है ब्लड में तो उसको बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है AC इनहिबिटर, लूप डायरेटिक्स, इंसुलिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दवा हाइपर कैलेमिया में योगदान करेगी, तो वो क्या होगी, AC इनहिबिटर्स। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से है ऑफिशियल आंसर किया है तो इसमें मार्क किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A 56-year-old man with diabetic mellitus was admitted to an emergency ward with a weak pulse at a rate of 120 per minute, hypotension and hypernatremia. Which of the following nursing intervention is appropriate? तो एक 56 साल की एज का डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ है। वीक पल्स है, पल्स रेट कितनी है, 120 पर मिनट है, हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम है, हाइपरनेट्रेमिया है। तो कौन सा आपका एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन आप यूज़ करेंगे। ऑप्शन में रिहाइड्रेट द पेशेंट विथ 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन। तो यहाँ पर इसका है जो आंसर किया हुआ है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि आपको यहाँ पर ये देखिए हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आधे समानवी लवड़ी विलयन में 5% डेक्सट्रोज के साथ रोगी को पुनर्जलीकरण करें, मतलब कि आपको 5% डेक्सट्रोज के हाफ नॉर्मल सलाइन में क्या करना है, पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, When a patient is on continuous gastric suction, the nurse should monitor for which of the following complication। तो ये क्वेश्चन विदिशा के क्वेश्चन पेपर में भी था। यदि कोई पेशेंट कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्शनिंग पर है तो उसको आप क्या मॉनिटर करेंगे।
तो आप उसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को लिए मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइपर फॉस्फेटेमिया यूजुअली कॉजेज अ रेसिप्रोकल ड्रॉप इन। हाइपर फॉस्फेटेमिया, तो हाइपर फॉस्फेटेमिया में है जो, और क्या है इसके होने के जो कारण है उसको और ज़्यादा गंभीर कर सकता है। ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम या फिर सीरम सोडियम। हाइपर फॉस्फेटेमिया के लिए और ज़्यादा बस्ट बनाने के लिए जो कारण बनेगा वो क्या होगा, सीरम कैल्शियम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस। तो डायबिटिस इंसिपिडस में कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, डेस्मोप्रेसिन, बेसोप्रेसिन दी जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, डेस्मोप्रेसिन है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड अ नर्स मेक श्योर इज अवेलेबल इन द वार्ड व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट इन हेपेरिन थेरेपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है कि नर्स कौन सी मेडिसिन वार्ड में अवेलेबल रखेगी जब वो किसी पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी दे रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब यही है कि हेपेरिन थेरेपी के लिए, हेपेरिन ओवरडोज के लिए एज एन एंटीडोट क्या दिया जाएगा, तो वो होगा प्रोटामिन सल्फेट। एक क्वेश्चन हम रिसेंट में ही पढ़े हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो हेपेरिन का एंटीडोट क्या हो गया, प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्रग्स आर डिजाइन टू प्रोलॉन्ग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स। तो किस टाइप की ड्रग्स है जिनको बनाया जाता है कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको लॉन्ग टर्म तक रखें और साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग है उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखें। तो ऑप्शन है एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, ड्रग इन कैप्सूल फॉर्म, कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन या फिर जेली फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। तो कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन दैट मीन्स कि ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो क्या हो, बहुत लंबे टाइम तक रहे और ड्रग का ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा चले। तो वो किस टाइप की ड्रग होंगी, कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following mode of drug administration ensures 100% viability। 100% वायबिलिटी है जो ड्रग्स की सबसे ज़्यादा इंट्रावीनस रूट के थ्रू होती है, मतलब कि फास्ट तरीके से जो ड्रग काम करेगी वो क्या होगी, इंट्रावीनस मेडिसिन एज कम्पेयर टू ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी। सबसे लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी कौन सी है, ऑप्शन में है थोरैसिक, पेरिटोनियल, प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल। तो सबसे बड़ी सीरोसल कैविटी कौन सी है, तो वो है पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन अ नर्स टीच अ क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आफ्टर अ सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा है, यदि आप किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हो किसी भी सर्जरी के बाद, तो आप क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सभी हैं बट कोई क्या है एक पॉइंट जो गलत बताया जा रहा है आपके द्वारा, वो आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन में सरफेक्टेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई, एटेलेक्सिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। तो जो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकेंड। एटेलेक्सिस लंग्स कोलैप्स हैं जो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, a nurse is teaching a student nurse regarding auscultation of heart sound and murmurs. Where should the student nurse auscultate for the aortic valve। तो aortic valve एक स्टूडेंट नर्स है जो कहाँ पर फाइंड आउट करेगी, कहाँ पर उसको इसका साउंड सुनाई देगा। ऑप्शन में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम, फोर्थ एंड फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पर नर्स को क्या करना है, aortic जो वॉल्व है कहाँ पर आप उसको सुन सकते हैं, तो वो होगा सेकेंड इंट्राकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम।
नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द गोल, क्लाइंट विल बी एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन। तो यहाँ पर एक जो आपको सही गोल, यदि आप कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट खुद से अपना इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सक्षम है, तब आप उसको क्या अप्रोप्रिएट गोल है जो बताएंगे, या फिर आप क्या बताएंगे। नर्स विल डिमॉन्स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, client will demonstrate the correct technique for self administration of insulin injection in 3 days, client will understand how to give insulin, या फिर client will receive insulin injection every day। तो यहाँ पर आपको यदि कोई क्लाइंट कह रहा है कि वो स्वयं अपने से खुद से इंसुलिन अपना इंजेक्ट कर सकता है, तो क्या करना है, आपको क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट, जो क्लाइंट ऐसे कह रहा है वो खुद से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा करेक्ट टेक्निक फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, और कितने दिनों के अंदर ये सीख जाएगा, विद इन 3 डेज के। नेक्स्ट यहाँ पर मिसेज लक्ष्मी 25 ईयर ओल्ड हैज बीन डायग्नोज्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट विल बी हाई ऑफ प्रायोरिटी टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर। तो यदि कोई 25 साल की लेडी है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस हुआ है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन। तो सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव एयरवे हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी जब आप नर्सिंग केयर दे रहे हो उस टाइम पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द रीजनिंग फॉर प्लेसिंग डेटा इनटू क्लस्टर्स आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द क्लाइंट डेटा। तो आपको जब आप कोई भी डेटा कलेक्ट करके लाते हैं क्लस्टर्स में, ग्रुप में, जो भी क्लाइंट डेटा है उसको सही तरीके से आप कैसे रखेंगे। टू वैलिडेट ऑब्जेक्टिव डेटा, टू डिटरमाइन एनी गैप्स, टू वैलिडेट सब्जेक्टिव डेटा, टू डेवलप स्पेसिफिक इंटरवेंशन। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है तो वो होगा टू डिटरमाइन एनी गैप्स। तो यदि कोई गैप है, बीच में अंतराल है, तो उसको ठीक करना। नेक्स्ट यहाँ पर नर्स रीड्स दी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन अ क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर, विच ऑफ दीज इज रिटन करेक्टली एज नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पर आपको करेक्टली बताना है कि सही नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिखा है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज बाय नर्सिंग स्टाफ, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन इन द राइट लेग, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एमआई। तो यहाँ पर आपका करेक्टली रिटर्न रहेगा जो नर्सिंग डायग्नोसिस, वो क्या होगा, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज बाय द नर्सिंग स्टाफ। स्किन इंटीग्रिटी में चेंज आए हैं किसके कारण, क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने बार बार पोजीशन चेंज नहीं की है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, इनमें से कौन सा है जो सब्जेक्टिव डेटा को बताएगा। ऑप्शन में क्लाइंट रेट्स पेन एज 4 आउट ऑफ 10 इन द न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, गेट स्लो एंड स्टडी, पेशेंट ब्लड प्रेशर 140 और 90 mmHg, माई फादर हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग फॉर द लास्ट 3 days। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डेटा आपने असेस किया है तो वो क्या होगा, क्लाइंट का जो पेन स्केल, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल से आपने पेन चेक किया है तो कितना आ रहा है, 10 में से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, while interviewing a client for collecting data, what does a nurse do if the client is extremely anxious about an expanding procedure। तो जब आप किसी क्लाइंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा एंजियस है, तो आपको उस टाइम पर क्या करना है उस प्रोसीजर को लेके। ऑप्शन में गैदर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मेक द इंटरव्यू जनरल, गैदर ओनली एसेंशियल डेटा एंड मीट द इमीडिएट नीड। तो यहाँ पर आपको उस पेशेंट के लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं आपको उस टाइम पर उस पेशेंट से वही पूछना है और उसको तुरंत केयर प्रोवाइड करवाना है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही पूछें, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं वो आप पेशेंट से ना पूछें, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट
बहुत ही ज़्यादा एनजिया से डरा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स इन द प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की जो प्लानिंग फेज है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है जो नर्स का, क्या होगा? ऑप्शन में है परफॉर्म अ फोकस्ड असेसमेंट, वैलिडेट्स एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, और फोर्थ है यहाँ पर डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फोर्थ, डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन, मैं स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप कर देती हूँ ताकि आप लोग हिंदी में भी देख पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग मॉडल फॉर फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन को एक तरीके से जो फ्रेमवर्क दिया गया है, जो नर्सिंग मॉडल है, तो वो क्या है? वो है ओरियन सेल्फ केयर मॉडल। ओरियन सेल्फ केयर मॉडल। तो ओरियन सेल्फ केयर मॉडल, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, दोनों बहुत एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या? ओरियन सेल्फ केयर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a febrile adolescent visit the outpatient unit with a history of fever and presence of a small circumscribed elevation of the skin smaller than 0.5 centimeter and filled with serous fluid on the back and abdomen. What type of skin lesion would the nurse documents it is? तो एक फेब्राइल एडोलेसेंस है। फेब्राइल एडोलेसेंस का मतलब है कि जो पेशेंट आया है सॉरी, तो पेशेंट ओपीडी में आया, उसको फीवर है, बहुत छोटे छोटे क्या हैं? सरकमस्क्राइब्ड एलिवेशन ऑफ द स्किन। यहाँ पर उसको बहुत छोटे छोटे सीरियस जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके के छोटे छोटे क्या हैं? स्मॉल पैप्यूल्स और जो बने हुए हैं। तो उसके स्किन लीजन्स देख के एज अ नर्स आप क्या करेंगे? तो जो स्किन लीजन्स आप देख रहे हैं क्या होंगे? ऑप्शन है मैक्यूल, पैप्यूल, अल्सर या फिर वेसिकल। तो यहाँ पर जो बहुत छोटे छोटे सर्कमस्क्राइब्ड स्किन पर 0.5 सेंटीमीटर का फिल्ड स्पेस देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सीरस फ्लूइड भरा हुआ है बैक और एब्डोमेन में, क्या है? वेसिकल। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोआगुलेशन डिफेक्ट्स आर कॉमनली नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोआगुलेशन डिफेक्ट्स जनरली किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? तो मिलते हैं हेपेटिक फेलियर की कंडीशन में। किसमें? हेपेटिक फेलियर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर अलाउज द पेशेंट टू टेक स्पॉन्टेनियस ब्रीथ अलॉन्ग विथ मैंडेटरी ब्रीथ। तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, किस टाइप का जो इसका प्रेशर रहेगा वो किस मॉडल पर और किस मोड पर काम करेगा? ऑप्शन में असिस्ट कंट्रोल मोड, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन या फिर प्रेशर सपोर्ट मोड। तो ये होगा सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। यांत्रिक वायुयांत्रिकी निम्नलिखित में से कौन सी विधि रोगी को अनिवार्य सांस के साथ साथ सहज सांस लेने की सुविधा देती है? मैकेनिकल वेंटिलेटर में ऐसी कौन सी मेथड है जिससे पेशेंट के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो तो खींचेगा ही, साथ ही साथ उसको जब वो ऑक्सीजन ले रहा हो तो प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो किस टाइप का एनीमिया है जो क्रॉनिक किडनी डिसीज के कारण ही होगा? ऑप्शन में माइक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, परनीसियस एनीमिया। तो ऐसा एनीमिया क्या होगा जिसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज से ही रिलेट करता हो? तो होगा नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीट्स ऑफ नर्व फाइबर इन द ब्रेन। तो कौन सी माइलिन शीट जो ग्लियल सेल्स है, क्या किसका प्रोडक्शन करती है? माइलिन शीट का, जो कि कहाँ पर होते हैं? नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन। ऑप्शन में एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स। तो जो माइलिन शीट रहेंगी क्या प्रोड्यूस करेंगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन साइन ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर डिसीज का फर्स्ट साइन क्या होगा? इनिशियल स्टेज में क्या साइन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में ओकेजनल इनकॉन्टिनेंस, लॉस ऑफ इनिशिएटिव,
डिफिकल्टी इन गेटिंग ड्रेस्ड, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। तो इनिशियल स्टेज में पूछा, स्टार्टिंग टाइम पर ही क्या होगा, लॉस ऑफ इनिशिएटिव, क्या रहेगा, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। तो नेफ्रॉन के कौन से सेगमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बहुत ही मेजर वे में रीअब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल। तो वो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा, वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द कॉमन वायरल इन्फेक्शन सीन इन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्फेक्शन होता है वो होता है हर्पीस ग्रुप का इन्फेक्शन, जो है कि सबसे ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट में जो मोस्ट इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है वो क्या है। ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आइकोडेक्स्ट्रिन या फिर डिस्टिल वाटर। तो जो मोस्टली यूज़ किया जाता है इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, वो क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, मिस्टर वाई इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ CKD। While performing the admission assessment, the nurse noted an abnormal finding in the abdominal area. She identified abdominal bruit. Why it is important to note abdominal bruits while performing physical examination of a CKD पेशेंट। तो कोई CKD डिसीज़ का जो पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो आपको बताना है कि जो उसके लिए प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम है। CKD का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम है उसके लिए। तो उसके लिए एब्डोमिनल ब्लड भी देखने को मिल रहा है। तो आपको जो एब्डोमिनल ब्लड्स देखने को मिल रहे हैं वो किसके कारण है या फिर इसके क्या साइन है। ऑप्शन में साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, साइन ऑफ कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, साइन ऑफ रीनोवैस्कुलर डिसीज़। तो जो यहाँ पर साइन देखने को मिल रहा है CKD डिसीज़ में, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में, वो किसके कारण हो रहा है, रीनोवैस्कुलर डिसीज़ के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर, पेशेंट हैज गॉट एडमिटेड टू अ कार्डियोलॉजी वार्ड विथ हिस्ट्री ऑफ क्रसिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर बिफोर एन आवर। He still feels tired and dyspneic with activity. Which cardiac enzyme analysis would the nurse suggest to do for the patient? तो यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई पेशेंट है, उसको क्रसिंग चेस्ट पेन हो रहा है लेफ्ट अपर आर्म से, और साथ ही साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो रही है। तो आप जो कौन सा कार्डियक एंजाइम जिसको सबसे पहले एनालाइज करवाएंगे। ऑप्शन है मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, CKMB या फिर LDH। तो सबसे पहले जो एंजाइम असेस करवाया जाएगा वो क्या होगा, मायोग्लोबिन। देन आफ्टर CKMB एंड ट्रोपोनिन असेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कार्डिनल फीचर ऑफ स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा का जो कार्डियक फीचर है वो क्या है। तो स्क्लेरोडर्मा का जो स्क्लेरोडर्मा क्या है, क्रॉनिक हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डनिंग हो जाना, या वहाँ पर बहुत सारे एक साथ जो सेल्स है वहाँ पर हो जाना। तो क्रॉनिक जो फीचर है, कार्डिनल फीचर क्या है स्क्लेरोडर्मा का, स्किन थिकनिंग एंड टाइटनिंग। क्या है, स्किन थिकनिंग एंड स्किन टाइटनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ पेशेंट विजिट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ हेमेटेमेसिस एंड एब्डोमिनल पेन। ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स शुड आस्क अबाउट विच कोमॉर्बिडिटी इन द पेशेंट। तो एक कोई पेशेंट कंप्लेन हेमेटेमेसिस और एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन लेके आया है, तो उसके लिए कौन सी कोमॉर्बिडिटीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऑप्शन में पेप्टिक अल्सर, लिवर सिरोसिस, पेरिटोनाइटिस या फिर लिवर एब्सिस। तो उसके लिए जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा होने के, वो क्या होने के, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा सो हो रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज। तो प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पैक्टस कार्निनेटम, पैक्टस
कैरिनेटम। पेपर बहुत ही दमदार आया था, तो आप इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें कि आपका जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगा, स्पेशली रतलाम वाले जो लोग इस पेपर को वॉच कर रहे हैं। In order to promote surfactant release, the nurse should instruct the patient to perform which of the following exercise। तो ये अभी पहले हमने क्या पढ़ा था कि आपको जब कोई पेशेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या आपको गलत बताना है कि दैट मीन्स ये चीज़ सही है, गलत बताना था आपको। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, सरफेक्टेंट रिलीज को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, तो कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए बेस्ट रहेगी। ऑप्शन में कफिंग, डीप ब्रीदिंग, डायफ्राग्मेटिक या फिर पर्स स्लिप ब्रीदिंग। तो एक्सरसाइज बेस्ट रहेगी वो क्या होगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर। तो फेशियल फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ पर होता है। ऑप्शन में नेजल बोन फ्रैक्चर, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर, मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर या फिर मैंडिबुलर फ्रैक्चर। तो फेशियल फ्रैक्चर में जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, नेजल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सबसे अच्छा रिसेंट में लिया गया इनिशिएटिव क्या है। ऑप्शन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के जिसको हम कहते हैं, क्रिएशन ऑफ आशा, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी या फिर जननी सुरक्षा योजना। तो जो नेशनल हेल्थ मिशन ने एक नया इनिशिएट किया था क्या है, RBS के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों के लिए काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एन आशा वर्कर। जो आशा वर्कर होती हैं जिनको गांव गांव में पोस्ट किया जाता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन में वुमेन इज 25 to 35 ईयर्स रेसाइडिंग इन अ रूरल एरिया with education up to 12th standard, a woman leader from the local panchayat nagar nigam, a resident of the village, a woman in the age group of 25 to 45 year educated up to 8th standard या फिर an unmarried woman age 20 to 30 years educated up to 12th standard। तो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछा है, तो सबसे पहले कि वो उस गांव की रहने वाली हो, दूसरा एज ग्रुप 25 से 45 साल चलेगा, और 8वीं से ज़्यादा और 8वीं तक पढ़ी लिखी हो। तो ये क्या होगा, आशा वर्कर के सिलेक्शन के क्राइटेरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। ऑप्शन में है सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद 75 बेडेड हॉस्पिटल, making changes in medical education with a training of 3 month duration to prepare social physician, delinking the malaria programs activities from family planning activities या फिर strengthening of district hospital with specialist service to serve as the central base of regional services। जो मुदलियार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथ किया जाए, साथ ही साथ वहाँ पर स्पेशलिस्ट रहे जो उनको प्रमोट किया जाए, रखा जाए, और जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाए अकॉर्डिंग टू मुदलियार कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रैक्यूनक्लियोसिस वेक्टर बॉर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ड्रैक्यूनोक्लियोसिस डिसीज है इसका दूसरा नाम क्या है, ग्याना वॉर्म डिसीज। ये क्वेश्चन जो इसके 3800 वैकेंसी के लिए CHO का पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोफाइलैक्सिस यूज्ड इन HIV एड्स प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इंटरवेंशन अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गिवन टू HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग लेबर। तो यदि कोई HIV एड्स है पेशेंट है उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन PPT-CT एग्जाम में आ चुका है, याद रखें आप इसको। तो यदि उसको अपने बच्चे अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तो HIV पॉजिटिव मदर है बट बेबी को बचाना है उस टाइम पर, तो किस मेडिसिन और या फिर किस तरीके से हम बचा सकते हैं। ऑप्शन है मल्टी ड्रग, ARV, निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी प्रिवेंशन और CD4 टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो बेस्ट तरीका होगा यदि मदर टू बेबी के लिए हमें जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होने से रोकना है एड्स का,
क्या होगा, मल्टी ड्रग ARV ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो सेकेंड और थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन में यदि कोई बच्चा सफ़र कर रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है और थेराप्यूटिक फूड है जो प्रोवाइड करवाना है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है अभी रिसेंट के। नेक्स्ट है यहाँ पर, एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम इज द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्रूड बर्थ रेट किस डे में है जो टाइम पर चेक की जाती है हमेशा, तो 1 जुलाई को हमेशा चेक की जाती है। नेक्स्ट है, द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज, डेमोग्राफिक साइकिल की जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है, वो है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिस्ट्रेस डेवलप्ड इन अ चाइल्ड रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ हिम और हर फ्रॉम फैमिली एंड फैमिलियर सराउंडिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज। तो जो बच्चों में अपनी फैमिली से दूर रह के हॉस्पिटलाइज्ड एनवायरनमेंट में जो डर पैदा होता है वो किसके कारण होगा, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी या फिर सेपरेशन ऑफ एंजाइटी। तो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर जो बच्चों में डर रहता है वो किसके कारण होता है, सेपरेशन ऑफ एंजाइटी के कारण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर while डिसाइडिंग ऑन द नीड टू अप्लाई restraints on a child। Which of the following is not a factor to consider while deciding the need to apply restraints on the child। क्या फैक्टर आप डिसाइड नहीं करेंगे जब आप किसी बच्चे को रिस्ट्रेंट दे रहे हो या फिर आप उस बच्चे को रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करा रहे हो उस टाइम पर, तो आपको क्या मैटर नहीं करता, कौन सा फैक्टर मैटर नहीं करेगा। ऑप्शन में एज ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंट लेवल ऑफ द चाइल्ड या फिर थ्रेट टू अदर्स एंड द चाइल्ड। जो फैक्ट मैटर नहीं करेगा वो क्या होगा, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चा मेल है या फीमेल है आपको मैटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन अ न्यूबॉर्न। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बेबीज में कौन सा है, तो वो है मोरो रिफ्लेक्स। कौन सा है, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज, इन इंडिया निमोनिया a common cause of respiratory distress in newborn is caused by the following bacteria। तो निमोनिया है जो बेबी में किस कारण से हो सकता है। ऑप्शन में इकोलाई, एस ओरियस के निमोनिया या फिर एम ट्यूबरक्लोसिस। तो बच्चों में निमोनिया होने का जो मेन कारण होगा वो क्या होगा, एम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कॉमनेस्ट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट इज। तो PICU में जो मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होता है वो क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्या, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट, द करेंट पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस डिफाइन अ चाइल्ड एज इज। तो PLS के अकॉर्डिंग बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, 1 ईयर अंटिल प्यूबर्टी। वर्तमान पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट ने बच्चों की उम्र को परिभाषित किस बेस पर किया है, 1 से एडल्ट एज तक। 6th डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, तो 6th डिसीज क्या है, वो रोजियोला इन्फेंटम। क्या है, रोजियोला इन्फेंटम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विथ वेलाइन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो किस डिसीज में जो ग्लूटामिक एसिड है उनको रिप्लेस किया जाता है वेलाइन के साथ हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन है फैंकोनी, सिकल सेल एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक, वन ब्रांड डिसीज। जिस एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया जाता है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है, डिफेक्ट ऑफ द अम्बिलिकल रिंग दैट अलाउज एविस्करेशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू एन एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक इज टर्म्ड एज। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या कहलाती है, ओम्फेलोसील। क्या कहलाएगी, 52 में क्या था, ओम्फोलोसिस, नाभि विलय का, दैट मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड का ऐसा डिफेक्ट जो कि आपके एब्डोमेन से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सभी आइटम्स हैं, क्या करेगा, एब्डोमिनल जो भी कंटेंट्स रहेंगे उनको
पेरिटोनियल कैविटी तक लेके जाएगा, पेरिटोनियल सैक तक लेके जाएगा, तो वहाँ पर यदि कोई डिफेक्ट होता है तो क्या कहलाएगा? अम्फाइलोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53। तो इस आंसर की के बाद जो रतलाम का रिजल्ट भी आ गया है, आज ही रिजल्ट आया है, तो इस आंसर की के बाद हम रीवा और शिवपुरी की ऑफिशियल आंसर की है वो भी आ गई हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 है, अ क्रैक्ड पॉट साउंड हियर्ड ऑन परकसन ऑफ स्कल इन हाइड्रोसेफेलस इज। हाइड्रोसेफेलस में एक ऐसा साइन देखने को मिलता है जब उस साइन को क्या कहा जाता है? क्रैक्ड पॉट साउंड। क्रैक्ड पॉट का मतलब है कि जो मटके होते हैं, जिसको हम हिंदी में मटका ही कह सकते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं जो, ये देखिए यहाँ पर भंजित बर्तन, तो भंजित बर्तन तो मुझे नहीं पता, क्रैक्ड पॉट ही पता है। तो उस तरीके का साउंड आएगा जब आप क्या करेंगे? स्कल में परकसन करके चेक करेंगे। तो पेशेंट को क्या ऑलरेडी हाइड्रोसेफेलस है, हाइड्रोसेफेलस का एक साइन क्या है? मैक्विन साइन। कौन सा साइन है? मैक्विन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन सीजोफेनिया द फॉलोइंग आर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन है जो विदिशा कॉलेज में भी आया, रतलाम में भी आया, तो मैं आपको बार बार यहाँ पर इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये जो 4 से 5 आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो इन 5 आंसर की में आपके 500 MCQs कवर अप होंगे। तो इन 5 आंसर की में जो आपके MCQs कवर होते हैं उनमें आपके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप अपकमिंग, क्योंकि MP में अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर वैकेंसी निकलती जा रही हैं, एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, अभी अब गजराजा मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको इससे वे पता चलेगा, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उनमें सेम पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम है। तो सीजोफेनिया में सभी गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब है कि पेशेंट को यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो उसको ट्रीट करने के लिए ठीक होने में हेल्पफुल हो सकती हैं, उसकी प्रोग्नोसिस है जो बेटर हो सकती है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एक्यूट ऑनसेट, प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम, इंडिजियस ऑनसेट, प्रेजेंस ऑफ मूड सिम्टम। तो ये सभी गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, मतलब पेशेंट को ट्रीट होने में अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। बट जो है इंसीडियस ऑनसेट, ये क्या हो जाएगा? एक गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन इज नॉट ट्रू ऑन रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन मैनेजिंग टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से एक है जो सही पॉइंट नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, जिससे जो टार्डिव डिस्काइनेसिया की प्रॉब्लम है वो ठीक की जा सके। ऑप्शन में है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी दिए हुए हैं। तो जो टार्डिव डिस्काइनेसिया है एक तरीके से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। ये कब होती है? जब आप लॉन्ग टर्म तक साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हो। यदि आपने लॉन्ग टर्म तक बहुत लंबे समय से आप साइकेट्रिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो उन्हीं लोगों को टार्डिव डिस्काइनेसिया की प्रॉब्लम होती है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया को प्रिवेंट करने के लिए सभी चीज़ें सही हैं, बट इनमें से एक है जो नहीं है। तो ऑप्शन में प्रिस्क्राइबिंग कॉजियसली विथ चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट एंड पेशेंट विथ मूड स्टेबलाइजर। तो ये जब प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो बहुत ही कौशल लेके, मतलब कि ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब की जाए जिनको बहुत ही ज़्यादा नीड हो तभी दी जाए। फर्स्ट पॉइंट में है ये। दूसरा, यूजिंग द इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो मैंने अभी सेम कहा है कि जो लोग क्रॉनिक टाइम से, लंबे टाइम से जो एंटीसाइकोटिक्स और साइकेट्रिक मेडिकेशन लेते हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड ऑप्शन है, इसको मार्क किया गया है कि इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, यूज द इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, एग्जामिनिंग पेशेंट रेगुलरली फॉर एविडेंस ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो ये भी करेक्ट है। जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो टार्डिव डिस्काइनेसिया के लिए तो उस पेशेंट को आपको रेगुलरली चेक करना है। रिड्यूस टार्डिव डिस्काइनेसिया बाय चेंजिंग टू क्लोजापाइन। तो क्लोजापाइन का जो डोज है या फिर उसको चेंज करके उसकी जगह कोई और कम डोज वाली, कम इफेक्टिव मेडिसिन देते हैं
तो टार्डिव डिस्काइनेसिया को ट्रीट किया जा सकता है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया होता किसके कारण है कि आपने यदि लॉन्ग टर्म तक साइकेट्रिक मेडिकेशन ली हो, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स ली हो, उसके कारण। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। वो क्या होगी? यूजिंग द इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। पेशेंट विथ यंगर एज ऑफ ऑनसेट, मोर सीवियर साइकोमोटर स्लोइंग and more frequent coexisting diagnosis of panic disorder, substance abuse or dependence, and somatization disorder. High incidence and severity of anxiety symptom in patient is called. इस तरीके का पेशेंट है जिसमें क्या है, यंग एज है, यंग एज में ही उसको साइकोमोटर जो फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है, उसको एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सभी जो उसको सिम्टम दिख रहे हैं, किस टाइप के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? तो ये सभी क्या है जो सिम्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी जो साइकोमोटर क्या हो रही है, बहुत ही फास्ट तरीके से कम होती जा रही है। को एग्जिस्टिंग डायग्नोसिस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, डिपेंड होते जा रहा है दूसरों पर, और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। तो हाई इंसिडेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एंजाइटी सिम्टम, तो ये सभी सिम्टम एंजाइटी के हैं। तो इस तरीके के पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम होगी? ऑप्शन में तो यहाँ पर आंसर सही बताया गया है, डिस्थाइमिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकोमोटर स्लो हो रही है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता, वो कम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, साथ ही साथ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, डिस्थाइमिया, जिसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, माइल्ड बट लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। क्या है, बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पर यही कहा है कि एंजाइटी टाइप से हो रही है पेशेंट को, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया का मतलब होता है माइल्ड डिप्रेशन, बहुत ही कम डिप्रेशन है, बट बहुत लंबे टाइम से है, लॉन्ग टर्म से है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया का मतलब होता है माइल्ड बट लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, fear of or anxiety regarding places from which escape might be difficult in an open space, is an enclosed space, and in crowd or standing in line, and fear of using public transportation is called. तो इस तरीके का जो फियर यहाँ पर पूछा है, डर है एक तरीके की, फियर और एंजाइटी है जिसमें पर्सन को ओपन प्लेस, भीड़ रहे, या फिर कोई क्लोज तरीके से जहाँ पर लाइन लगी हो, बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो वहाँ पर डर लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एग्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि क्लोज्ड स्पेस में डर लगना। क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब, जहाँ पर किसी पर्सन को एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाए जहाँ पर कोई भी ना हो, जैसे कि लिफ्ट में या फिर किसी अंधेरे रूम में। और एग्रोफोबिया क्या हो गया यहाँ पर, एग्रोफोबिया का मतलब यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर बताया गया है, तो एग्रोफोबिया का मतलब से यहाँ पर मतलब है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह जहाँ पर आप ज़्यादा भीड़ से डरते हो, वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही छोटा फील करते हैं, लो फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। तो एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसमें पैनिक अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको एक तरीके से पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, मैं आपको ये ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम होता है तो उसमें हेल्पफुल रहे। और एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेशेंट विथ फोबिया अंडरगोइंग बिहेवियर थेरेपी, द की एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि कोई पेशेंट फोबिया की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको बिहेवियर थेरेपी दी जा रही है, तो यहाँ पर सभी एस्पेक्ट हैं जो सही है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। अवेलेबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विद द फीलिंग, सो इट्स करेक्ट एस्पेक्ट रहेगा ट्रीट करने के लिए फोबिया के पेशेंट को। क्लियरली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्ट, तो किस चीज़ से प्रॉब्लम है और क्या ऑब्जेक्ट से, उसको आइडेंटिफाई करना है। द पेशेंट्स इंसाइट लेवल, पेशेंट्स इंसाइट लेवल का मतलब है
कि आप अपने अंदर क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और आप अवेयर हैं इन सभी चीज़ों से या नहीं, तो वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब टाइप ऑफ फोबिया। तो जब आप बिहेवियर थेरेपी आपकी ऑलरेडी चल रही है तो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए, कोई एक को छोड़कर। तो क्या होगा, टाइप ऑफ फोबिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अल्जाइमर्स डिसीज पेशेंट द नर्स शुड कम्युनिकेट इन दी फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। तो जब आप यहाँ पर एक्सेप्ट भी पढ़ते जाएं साथ में, कि जब आप किसी अल्जाइमर्स डिसीज का जो पेशेंट है उसके साथ बात कर रहे हो एज अ नर्स, तो आपको सभी चीज़ें करनी है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में रिपीट द मैसेज, रिपीट द गेस्चर, स्पीक लाउडर, सिंप्लीफाई वर्बल मैसेज इन 2 और 3 वर्ड्स। तो आप किसी भी पेशेंट से, यहाँ पर अल्जाइमर पेशेंट कहा गया है, तो आपको ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करनी है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल से आके डर जाते हैं। और जब पेशेंट अल्जाइमर डिसीज का हो तो आपको उसको, क्योंकि तुरंत कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वो मैसेज रिपीट करें, अपना जो गेस्चर है वो रिपीट करके दोबारा से समझाएं उसको, और उसके लिए सिंपल वर्ड में अपना मैसेज समझाने की कोशिश करें, 2 या 3 वर्ड में, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना दें उनको। तो यहाँ पर, और स्पीक लाउडर, तो आप जोर से तो बिल्कुल भी ना बोलें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 3rd। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन द एन मिथाइल डी एस्पिरेट एंटागोनिस्ट यूज्ड फॉर अल्जाइमर डिसीज। ये क्वेश्चन इंदौर के पेपर में आया था, आई थिंक, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं साइकेट्रिक से आपके अभी। तो एन मिथाइल डी एस्पिरेट एंटागोनिस्ट हैं जो कि अल्जाइमर डिसीज में यूज किए जाते हैं। तो एन मिथाइल डी एस्पिरेट एंटागोनिस्ट की कौन सी मेडिसिन अल्जाइमर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो क्या है, मेमेंटिन। क्या है, मेमेंटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्टर एक्स विथ एन अप्रोप्रिएट अफेक्ट स्लीनेस, गिगलिंग, फेशियल ग्राइमेसिंग एंड विजारे मैनरिज्म। द कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंटली इनकोहेरेंट, personal appearance is neglected and social impairment was extreme. Identify the type of schizophrenia। तो यहाँ पर आपको schizophrenia का टाइप है जो आइडेंटिफाई करना है। schizophrenia से 2-3 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। तो पर्सन का बिहेवियर कैसा है, बिजारे मैनर्स उसमें देखने को मिल रहे हैं, फेशियल ग्राइमेसी देखने को मिल रही है, गिगलिंग देखने को मिल रही है, सिलीनेस थोड़ा बहुत है जो पर्सन सिली टाइप से भी शो कर रहा है। पर्सनल अपीयरेंस क्या है, निगलेक्ट किया हुआ है उसने अपना। तो आपको इस तरीके के पेशेंट को समझना है कि किस तरीके का सीजोफेनिया है। ऑप्शन में है रेसिडुअल, कैटाटोनिक, सीजोफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफेनिया। तो यहाँ पर जो सभी सिम्टम बताए गए हैं किसके, डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सीजोफ्रेनिया इज अ डिसफंक्शनल अटेम्प्ट टू रिड्यूस एंजाइटी। इट प्रोवाइड्स द basis for many of the behaviors associated with schizophrenia. Identify the defense mechanism। तो एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सीजोफेनिया के पेशेंट यूज करते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो ये किस तरीके की है जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, सप्रेशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन या फिर रिग्रेशन। तो जो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बताई है क्या है, रिग्रेशन, रिग्रेट करके वो अपने आप को, जो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो एक बायोलॉजिकल थ्योरी है उसमें कहा गया है कि डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ, तो डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ इंक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन का कारण क्या है, इंक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के TSH का लेवल बढ़ने के कारण भी डिप्रेशन होने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ WHO, लेटेस्ट फेज ऑफ लेबर रिफर्स टू सर्वाइकल डायलिटेशन अप टू। तो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लेटेंट फेज ऑफ लेबर है, इसको सर्वाइकल डायलिटेशन को अप टू कितने सेंटीमीटर तक माना गया है, 4 सेंटीमीटर तक। कितना, 4 सेंटीमीटर। लेटेंट फेज यहाँ पर पूछी है, पूरा आपका सर्वाइकल डायलिटेशन फर्स्ट स्टेज नहीं पूछी है, ओनली लेटेंट फेज पूछी है। सर्वाइकल डायलिटेशन लेटेंट फेज में कितने तक होता है, 4 सेंटीमीटर तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो इनमें से कौन सा है जो प्लेसेंटा सेपरेट होने का साइन है? डिस्क्वाइड शेप ऑफ द यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना और बॉगी यूट्रस। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के हमने 3 से 4 साइन पढ़े थे, तो यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है, वो क्या है? सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मदर इज इन द ट्रू लेबर। ट्रू लेबर पेन का आपको यहाँ पर सही साइन बताना है। ऑप्शन में लीकिंग पर वेजाइनम ऑन एग्जामिनेशन रप्चर्ड मेम्ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन है फीटल हेड इज एंगेज्ड, सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, इंटरमिटेंट टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमेन इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर इंडिकेशन पूछा गया है ट्रू लेबर का, कि ट्रू लेबर यदि कोई मदर ट्रू लेबर पेन में है तो सबसे अच्छी फाइंडिंग क्या होगी? सबसे बेस्ट फाइंडिंग होती है सर्वाइकल डायलिटेशन। तो सर्विक्स यदि 4 सेंटीमीटर डायलेट है, दैट मीन्स मदर क्या है? जो ट्रू लेबर पेन में है। और 4 सेंटीमीटर तक किस में माना जाता है? लेटेंट फेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द मेजर इवेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मेजर इवेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एपासमेंट ऑफ सर्विक्स, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का जो मेजर इवेंट है वो क्या है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। फर्स्ट स्टेज का सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, सेकेंड का एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो जाएगा, और जो थर्ड स्टेज रहेगी उसमें क्या होगा? प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा, और जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर रहेगी उसको ऑब्जर्वेशनरी स्टेज है जो कहा जाता है। तो आई होप आपको ये चारों टर्म है और चारों पॉइंट हैं जो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि 100 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोर में क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन में अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी एंड एनोमलीज। तो अपगार स्कोर में जो चीज़ें चेक की जाती हैं उनमें इनमें से क्या है जो ऐड नहीं है? ऑलरेडी यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, बट तब भी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन है जो पूरा इजीली समझ में आ जाए। तो अपगार स्कोर में जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो है एक्टिविटी और मसल टोन, पल्स रेट, ग्राइमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? अपीयरेंस दिया है, पल्स दिया है, ग्राइमेसी दिया है, और जो नहीं दिया है वो है एक्टिविटी एंड अपीयरेंस। सॉरी, यहाँ पर जो नहीं दिया है वो एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो एनोमलीज और कंजेनाइटल प्रॉब्लम सबका स्कोर में चेक नहीं की जाती हैं। बाकी जो 5 चीज़ें चेक की जाती हैं वो क्या है? अपीयरेंस, एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर, व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबीज हेड इज टर्न टू वन साइड while the baby is in supine position, the limbs on the side of the head are extended while those on the opposite side flex. This reflex is called। तो यहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो अपना हेड वन साइड करता है जब सुपाइन पोजीशन में होता है, लिम्ब में भी ऑन द साइड ऑफ द हेड करेगा। तो ये किस तरीके का है जो रिफ्लेक्स रहेगा? तो ये रिफ्लेक्स क्या कहलाएगा? असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या होगा? असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिकॉज। यदि कोई वुमेन है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो उसको जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जाएगा? दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड हार्मफुल फॉर द बेबी, दे कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू बेबी। तो जो COCs पिल्स हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये जो परपीरियल वुमेन है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनको अवॉइड करने के लिए इसलिए कहीं जाएंगी क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है उसको कम कर सकती हैं। इसीलिए जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है कि जो भी मदर परपीरियल मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग है साथ में, तो इनको अवॉइड करें। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्रस्टफील्ड स्पॉट्स इन द आइरिस ऑफ अ बेबी इज इंडिकेटिव ऑफ। तो ब्रस्टफील्ड स्पॉट्स हैं जो बेबी की आइरिस में देखने को मिलते हैं, तो किसका इंडिकेटिव सिम्टम्स हो सकता है? तो यह डाउन सिंड्रोम का। किसका? डाउन सिंड्रोम का।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन इनमें से क्या नहीं है? दो या दो से ज़्यादा जो प्रेगनेंसी होती हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं होगा। ये भी इनकॉम्पेटेबिलिटी, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशन, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। मल्टीपल प्रेगनेंसी के सभी कॉम्प्लिकेशन है, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन एंड डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ, बट जो एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी है इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हैंसन्स डिसीज इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में हैंसन्स डिसीज का मतलब है लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स डिसीज। हैंसन्स डिसीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या फिर नॉर्मल वे में हो, तो हैंसन्स डिसीज है जो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, in which year the Consumer Protection Act was passed by Parliament to provide for better protection of the interest of consumers and focus on consumer justice through the establishment of Consumer Council and other authorities for the settlement of consumer disputes and matters connected herewith। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा? जब जो ग्राहक हैं उनकी प्रॉब्लम्स और उनको न्याय दिलाने के लिए जो कंज्यूमर काउंसलिंग है, अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करें। तो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो पास किया गया था। कब? 1986 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ लॉजिकल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम वेयर इन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर टुगेदर सेट अप कॉमन गोल्स, डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स major area of responsibility in terms of results expected of them and use these measures as guides in order to efficiently operate the unity and assess contribution of each of its member is called। तो क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ लीडर कंटिन्यूज टू डायरेक्ट एंड क्लोजली सुपरवाइज टास्क अकम्प्लिशमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन डिसीजन, solicit suggestion, supports progress and use individuals and some competence and low commitment is being to which style of leadership। तो यहाँ पर लीडरशिप की स्टाइल पूछी गई है कि ऐसी लीडरशिप आपको बताना है जो क्या है? डायरेक्ट और क्लोजली है। इससे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, सॉलिटिक्स से पर इंडिविजुअल के लिए अच्छे से समझाई जा रही है। लो कमिटमेंट बिलोंग करेगी तो एक इस तरीके की है, हाई सपोर्टिव एंड हाई डायरेक्टिव कोचिंग स्टाइल। क्या है? हाई सपोर्टिव एंड हाई डायरेक्टिव कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है यहाँ पर, एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी डिवोटेड टू द क्लियर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय द पीपल ऑफ द नेक्स्ट यूनिट ऑफ लर्निंग एंड बाय विच दिस लर्निंग एक्टिविटी में बी अचीव्ड इफेक्टिवली। तो ऐसी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी आपको बताना है जो क्या हो? क्लियरली एक्सेप्टेबल हो, रिकॉग्नाइजेबल हो और हर एक यूनिट को बताई जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी असाइनमेंट। एक तरीके का टास्क है जो दिया जा रहा है सभी को, वो क्या है? असाइनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प अ राइटर मूव्स स्मूथली फ्रॉम वन सेंटेंस टू नेक्स्ट एंड शो अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई भी वर्ड या फिर फ्रेजेस हो, पैराग्राफ हो, तो राइटर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, लिख सकता है एक एक सेंटेंस को और उनको लॉजिकल वे में शो करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांजिशनल डिवाइसेस। क्या है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। नेक्स्ट यहाँ पर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू रिसीव एक्सीलेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ एस्टेब्लिश डिस्चार्ज प्रोसेस इन द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। तो किस तरीके से है जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो अच्छे तरीके से जो उनके स्टैंडर्ड हैं NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग उनको अच्छे तरीके से संभालेगा और उनको सही तरीके से शो करेगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स टू द डिफाइंड टाइम फ्रेम फॉर डिस्चार्ज एंड मेक्स कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रीजनिंग
technique used in nursing research to break whole into parts that can be carefully examined and view the relationship among parts as parts organize the whole is called। तो यहाँ पर पूछा है कि नर्सिंग रिसर्च में बहुत बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है एंड देन उसको वापस से उसी तरीके से रखा जाता है, तो क्या है लॉजिस्टिक रीजनिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर रिसेंट एडवांसेस इन हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर में सभी पेपर में आया है, ये हमारा तीसरा पेपर होने वाला है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, रतलाम का ऑफिशियल आंसर की है जो। तो तीसरा पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन रिसेंट में हेल्थ केयर में क्या नई चीज़ें की गई हैं वो बताई जाएंगी। और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लेके बताए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ICD 10 सेंटीमीटर कोड फॉर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो क्या है ICD 10 जो क्लासिफिकेशन है डिसीज के लिए, तो इसमें CM कोड फॉर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए क्या कोड यूज किया गया है, तो वह Z98.61। क्या है Z98.61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ICD 10 सेंटीमीटर कोड फॉर कोविड पॉजिटिव स्टेटस ऑफ अ पेशेंट। देखिए कितने अच्छे और खतरनाक घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें आपको 10 क्वेश्चन है, बट 10 में से आपको 4 क्वेश्चन ऐसे लगे कि सेम है, बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, तो इसमें पूछा है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए ICD 10 में क्या कोड है, तो है Z98.61। और नेक्स्ट में पूछा है 82 में, वो पूछा है कि कोविड पॉजिटिव स्टेटस के लिए यदि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसको क्या कोड दिया गया है, U07.1। नेक्स्ट यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड्स आर टू बी डिस्कार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोडेड कंटेनर्स। एक BMW से भी क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट से। तो जो सर्जिकल ब्लेड्स हैं इनको किस कलर कोड में कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाएगा, तो ये डिस्कार्ड की जाएंगी वाइट कलर में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लास्टर कास्ट आर डिस्कार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कोडेड कंटेनर। तो प्लास्टर कास्ट है किस में जाएंगी, येलो में। नेक्स्ट है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस। तो इबोला वायरस का जो ट्रांसमिशन ऑफ रूट है, ट्रांसमिशन मोड है, वो क्या है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा है जो इबोला वायरस ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफिंगेंस। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंगेंस का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, फूड पॉइजनिंग। क्या है, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म वाइसल्फाम थेरेपी इज। तो वाइसल्फाम थेरेपी यदि लॉन्ग टर्म तक यूज़ की जाती है तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म से मतलब है यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ की जा रही है। तो जो वाइसल्फाम टैबलेट्स है इनका यदि यूज़ किया जा रहा है, बहुत लंबे टाइम से यूज़ की जा रही हैं, तो इनका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हो सकता है लंग फाइब्रोसिस। और जो वाइसल्फाम मेडिसिन होती हैं ये ल्यूकेमिया के क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। एक तरीके का वाइट ब्लड सेल्स में कैंसर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए यदि यूज़ की जा रही हैं, तो यदि इनको बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट में, तो क्या कर सकती हैं, लंग फाइब्रोसिस होने का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS, ये आपको एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, CHO के पेपर में आता है, याद रखें आप लोग HIMS। तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया जाता है बट किसी एक को छोड़कर। हॉस्पिटल डेटा, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, पेशेंट डेटा या फिर स्टरलाइजेशन। तो इसमें स्टरलाइजेशन शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सभी चीज़ें हैं जो रहेंगी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है वाइल केयरिंग पेशेंट विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विच काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी यूज्ड। जब आप किसी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के पेशेंट की केयर कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको क्या प्रिकॉशन है जो अपनाना है, स्टैंडर्ड, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट या फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो आपको उस पेशेंट से
ड्रॉपलेट प्रिकॉशन से बचना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट प्रायर इंटरवेंशन इन डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजनिंग इज। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी ने जहर खा लिया है तो उस जहर को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्बेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए, उस किसी ने पॉइजन खाया, इंजेक्शन किया है पॉइजन का, तो उसको किससे आप सही करेंगे? हीमोडायलिसिस, मिल्क डाइल्यूशन, गैस्ट्रिक लेवेज या फिर एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल आप बाद में देंगे, बट सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवेज है जो आप करवाएंगे, पूरा गैस्ट्रिक है जो खाली करवाएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक लेवेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जब कोई पॉइजन ले ले, स्पेशली इंजेस्ट करे, खाए खुद से। नेक्स्ट आता है 10 नंबर के जो क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ स्कीम एंड प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ स्कीम एंड प्रोग्राम में प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम पढ़े हैं हमने उनमें से तो एक दो आ रहे हैं, रिसेंट में जो योजनाएं आई हैं वो आ रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लीव बेनिफिट फॉर मिस कैरेज अंडर ईएसआई स्कीम। तो ईएसआई स्कीम के तहत यदि किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो उसको कितनी छुट्टी मिल सकती है? 6 वीक की। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वाज लॉन्च विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई थी, इसका एम क्या था? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, यही इस बीमा योजना का है जो एम रखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देखते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी? तो जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर के तहत स्पेशली एल्डर्स लोगों के लिए कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? ऑप्शन में है हेल्थ एजुकेशन, वीकली जेरियाट्रिक क्लिनिक, डोमिसिलरी विजिट एंड रिहेबिलिटेशन वर्कर, या फिर डेडिकेटेड 10 बेडेड वार्ड्स, एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो एल्डर पेशेंट के लिए अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली पेशेंट के लिए यही स्टार्ट किया गया था कि अलग से सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कम्स अंडर ARSH प्रोग्राम। तो ARSH प्रोग्राम के तहत कौन सी सर्विसेज आएंगी? तो ARSH प्रोग्राम का यहाँ पर मतलब है कि एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। ARSH का मतलब यहाँ पर क्या है? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम के तहत कौन सी सर्विसेज आएंगी? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जब आपको फुल फॉर्म पता है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यदि आपको फुल फॉर्म ही पता नहीं होगा इसका तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पर जो ARSH का फुल फॉर्म क्या है? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके तहत एडोलेसेंट लोगों को ही ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फोर्थ, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड काउंसलिंग बीइंग अवेलेबल फॉर ऑल एडोलेसेंट, मैरिड, अनमैरिड थ्रू एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। जो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पर प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जितने भी एडोलेसेंट हैं, मैरिड हैं और अनमैरिड लोग हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का? तो वो है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलो ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो क्रिटिकल कंपोनेंट में क्या आएगा कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको फॉलो अप करवाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RBS के प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो कि 0 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए लाया गया था। तो इसका मेन काम क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले। तो RBS के प्रोग्राम के तहत टोटल 33 डिसीज, डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिले काउंट किए गए थे। तो आपको यहाँ पर 4Ds याद रखना है, डिफेक्ट, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिलेज। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, आयुष्मान भारत योजना एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग एम। तो आयुष्मान भारत योजना का जो एम रखा गया था वो क्या था, किसको अचीव करना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, किसको अचीव करना था?
गुड हेल्थ एंड वेलबींग को, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 के तहत आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मैनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड टू डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत कितने सब सेंटर और वेलनेस सेंटर खोले गए हैं? तो वह 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट है यहाँ पर, What is the amount of money provided as health insurance per family under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितना अमाउंट पे किया जाएगा एक फैमिली को एज एन हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर? तो होगा 5 लाख पर फैमिली। हिंदी में देखते हैं हम इसको। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होती है? 5 लाख प्रति परिवार। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे थे जिनको मैंने आपको डायरेक्ट आंसरिंग दी है ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और आपको इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज आरोग्य सेतु ऐप हेल्प पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो आरोग्य सेतु ऐप लोगों को किस तरीके से हेल्प करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने के लिए इस टाइम पर, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर? तो यहाँ पर आंसर दिया है, वाई ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पास। तो आरोग्य सेतु किस पर काम करती है? ब्लूटूथ बेस पर। ये आपको आया था लास्ट अभी इंदौर या फिर विदिशा के पेपर में था। तो इसी तरीके से यहाँ पर आरोग्य सेतु का एक क्वेश्चन ये है कि ये ई पास बना देगी और साथ ही साथ ट्रेस करेगी कि आपके आसपास कोई कोविड-19 पेशेंट है या नहीं। तो ये थे गाइस 100 MCQ। अब जो नेक्स्ट पेपर हमारा होगा वो होगा रीवा का, जो श्याम साय मेडिकल कॉलेज में पेपर हुआ था, और शिवपुरी का। और उसके बाद है जो आज का इवनिंग तक आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा वो होगा स्किल बेस्ड MCQs। तो स्किल बेस्ड MCQs में आप लोग रात के 8 बजे आपकी क्लास होगी, तो रेडी रहिए। सो गाइज, आपको हो सकता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय।